Hello friends, today we will discuss Schumpeter's theory of innovation जो कि 1911 में आई थी। इसे हम waves of creative destruction भी कहते हैं कि मतलब क्रिएट भी हम करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन भी हम ही करेंगे, मतलब उसी की वजह से होगी। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये बिजनेस साइकिल की और इसे हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वन आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस साइकिल होती क्या है। बिजनेस साइकिल होती है फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग एग्रीगेट आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बढ़ रही है, एग्रीगेट आउटपुट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हमारा बिजनेस साइकिल शो करता है। बिजनेस साइकिल का आपने बेसिक डायग्राम देखा होगा लाइक दिस। सबसे पहले इकोनॉमी में एक्सपेंशन होती है, देन वो पीक पे पहुंच जाता है, मतलब बूम पीरियड बिल्कुल सबसे टॉप पे। देन रिसेशन स्टार्ट होता है, देन डिप्रेशन, फिर ड्रॉ, देन रिकवरी, एक्सपेंशन अगेन एंड सो ऑन। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। सो आपको कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है बिजनेस साइकिल की, और आपको ये चीज याद रखनी है कि बिजनेस साइकिल स्टार्ट होती है एक्सपेंशन से। ठीक है, तो फर्स्ट वन एक्सपेंशन होने चाहिए। डोंट स्टार्टेड इट विद रिकवरी देन एक्सपेंशन, या पीक से आप शुरू नहीं कर सकते कि पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ड्रॉ, चाहे आप ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट लिखो, लेकिन स्टार्ट हमेशा एक्सपेंशन से ही होनी चाहिए। तो ये अगर आप यूं लिखते हो ना, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ड्रॉ, रिकवरी, एक्सपेंशन, ये भी आपकी गलत हो जाएगी साइकिल। सो बिजनेस साइकिल स्टार्ट हमेशा होगी एक्सपेंशन से, देन पीक, देन रिसेशन, डिप्रेशन, ड्रॉ, रिकवरी। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल इज दिस वन। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी स्टार्ट पीक से या रिसेशन से मत करना, हमेशा स्टार्ट होगा एक्सपेंशन से। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शुम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। सबसे पहले शुम्पीटर के अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल क्यों होती है, कॉज क्या है बिजनेस साइकिल का, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस साइकिल करते हो, हर एक इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग उसने कॉज दिया है कि बिजनेस साइकिल क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू शिम्पीटर, कॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज बिजनेस इनोवेशन। इनोवेशन करना ही मतलब बिजनेस साइकिल को क्रिएट करना है। ठीक है, सेकेंडली शुम्पीटर के अकॉर्डिंग दो स्टेजेस हैं इस मॉडल में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज शुम्पीटर की अजम्पशन है कि इनिशियली जो इकोनॉमी है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, सारे रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूटिलाइज किए हुए हैं। जिस लेबर को वो जॉब चाहिए उन्हें मिली हुई है, जिनको नहीं चाहिए उन्हें नहीं मिली। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल्स, और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं हम। शुम्पीटर जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, तो उसकी सारी अजम्पशंस वही रही। इनिशियली सर्कुलर फ्लो जो है वो इक्विलिब्रियम में है जब तक कोई भी इनोवेशन स्टार्ट नहीं होता। तो शुम्पीटर कह रहा है, अगर मैं पहले इनोवेशन से पहले बात करूं तो सर्कुलर फ्लो मॉडल इक्विलिब्रियम में था, कोई लीकेज, कोई इंजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, अपना फ्लो, सर्कुलर फ्लो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में। लेकिन जैसे ही कुछ एक्सटर्नल फोर्स आती है या कोई इनोवेशन होता है, तो हमारी बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब आती है इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो पहले कभी नहीं आया, या एक न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लिया जो कि पहले नहीं आया था, कुछ नया लाना, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, कुछ नई चीजें लाना, कुछ नया मेथड लेके आना, कोई नई मार्केट क्रिएट करना, ये सारा हम इनोवेशन मानते हैं। तो ठीक है, शुम्पीटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है बिजनेस साइकिल का, इनोवेशन। दो स्टेजेस हैं, फर्स्ट और सेकंड अप्रोक्सीमेशन। क्लासिकल्स से प्रभावित है या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ये, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पहले मानता है। इनोवेशन आने से पहले सारा कुछ इक्विलिब्रियम में होती है मार्केट, और इनोवेशन क्या हो सकता है, नया प्रोडक्ट आना या नया मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया या कोई नई मार्केट खोल दी एंड एटसेट्रा। सो नाउ
अब बात आती है कि शुम्पीटर की जो थ्योरी है इनोवेशन, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है कुछ बंच ऑफ पीपल से, जैसे हम मान सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं, या कहीं भी कोई भी क्रिएटिव माइंड जो पीपल होते हैं उनका बंच होता है। वो कुछ नया प्रोडक्ट लाना सोचते हैं, मतलब कुछ नया आइडिया है उनके पास, मतलब वो इनोवेशन का एक सोर्स है, वो करना चाह रहे हैं इनोवेशन। ठीक है, अब इनोवेशन करना है तो ऑफ कोर्स है उन्हें इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज के लिए पैसा आज के टाइम में चाहिए। तो इनोवेशन करना है तो उन्हें दे नीड मनी। अब वो मनी कहाँ से लेंगे? दे विल अप्रोच बैंक, बोरो फ्रॉम अ बैंक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंक से वो बोरो तो कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट वो बैंक बहुत हाई चार्ज करेगी। क्यों चार्ज करेगी? क्योंकि एक नया आइडिया है, और रिस्क है इसमें बैंक के ऊपर भी कि ये नया आइडिया चलेगा मार्केट में या नहीं चलेगा। तो जितना ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उतना ही बैंक उतना ही हायर रेट चार्ज करेगी। अब कोई भी आप से कोई भी लोन मांगने आएगा, मान लो सपोज, सो आप भी तो ये देखोगे ना, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअल में वर्क कर रहा है तो आप लोन कम इंटरेस्ट रेट पे भी दे दोगे। लेकिन अगर कोई आपको, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अब उसके बारे में फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो मार्केट में अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा। सो उसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा, हम सोचेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट भी उतना ही चार्ज करें कि भाई रिस्क ले रहे हैं ज्यादा। तो इसलिए बैंक लोन तो देती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करती है। ठीक है, अब आ गया फंड्स उसे मिल गए, अब उसे लेबर भी चाहिए। सो अब यहाँ पे जो है फर्म हायर करेगी हायर वेज पे। अब आप कहोगे हायर वेज क्यों? अब आप मान लो कोई एक सिक्योर्ड कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपको ऑफर आता है कि हम उसी सैलरी में आपको एक नई फर्म में ले रहे हैं जो अभी जस्ट बनी है, 1-2 मंथ हुए हैं उसे, या कुछ महीने हुए हैं, या कुछ साल हुए हैं, या अभी ही जस्ट बनी है, आप हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय होंगे, तो आप उसमें ऐसे ही जाना पसंद करोगे? नहीं। क्यों हम अपनी सिक्योर जॉब छोड़ के एक ऐसी कंपनी में स्विच करेंगे जहां पे जिसका पता नहीं है कि ये कितने साल चलेगी, चलेगी भी या नहीं? तो लेकिन अगर कोई न्यू इनोवेटर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, डबल सैलरी दे रहा है, ट्रिपल दे रहा है, तो आप फिर भी सोच सकते हो। सो इसीलिए पीपल एग्री टू वर्क बट एट हायर वेज बिकॉज दे क्विट देयर सेफ जॉब फॉर अ रिस्की जॉब। तो जितना ज्यादा आप पे करोगे उतना वो काम करना चाहेंगे, उसी वेज पे या उससे कम पे तो वो करेंगे ही नहीं। तो इसलिए लेबर जो हायर करते हैं इनोवेटर स्टार्टिंग में, उन वो पैसा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उठाते हैं, और उन्हें लेबर भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। एज अ रिजल्ट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए जो कि मेरे को हायर इंटरेस्ट रेट पे मिला है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर भी चाहिए जो कि मेरे को बहुत एक्सपेंसिव में मिली है, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्राइस जो इनोवेटेड गुड है वो स्टार्टिंग में इसीलिए हायर होता है क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट कैसे वर्क करेगी। तो इसके लिए हम इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा पे करना पड़ता है उस फर्म को, और लेबर भी एक्सपेंसिव होते हैं, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो पहला प्रोडक्ट आता है नया, वो इसीलिए इतना ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। तो जनरल फ्लो है जो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, इसमें कोई मतलब याद करने की चीज नहीं। ठीक है, तो हम रिजल्ट आया कि इनोवेटेड गुड का प्राइस इतना हाई क्यों होता है, इसकी वजह से होता है। नाउ मूविंग ऑन, मान लो एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, अब क्या होता है आप खुद सोचो। मान लो कोई नई इनोवेशन हुई, एक प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हो, कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे? वो भी उसको फॉलो करेंगे। सो ओवर टाइम कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो स्टार्ट कॉपी करना, इमिटेट करना शुरू कर देते हैं उसी इनोवेशन का, एंड एक्वायरिंग फंड्स फ्रॉम बैंक। यानी कि एक चीज को देखकर, एक फर्म को देखकर वो सारे कॉम्पिटिटर्स भी कहेंगे कि अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें भी यही प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, बट चीपर प्राइस पे, कि हमारा कोई खरीदे। जैसे एयरपोर्ट्स की बात करूं, तो स्टार्टिंग में जब इनोवेशन हुआ था ये प्रोडक्ट, और 32-32,000 के अप्रोक्स मार्केट में आया था,
लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये 500, 700, 2000 में भी आपको एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे वायरलेस वाले। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैम लाइक क्लस्टर, जो कि शुम्पीटर की थ्योरी में आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, शुम्पीटर की थ्योरी में आया स्वैम लाइक क्लस्टर्स, यानी कि एक को देख के सारे उसके पीछे पीछे जा रहे, एक लीडर है और सारे फॉलोअर्स है, स्वैम लाइक क्लस्टर्स। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई एक प्रोडक्ट की, जो नया मार्केट में आया था, जब और कॉम्पिटिटर्स भी बनाने लग गए सेम प्रोडक्ट को, तो सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से मतलब प्राइस कम हो गया, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है। सप्लाई पहले जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा। अब सप्लाई बढ़ गई तो मतलब प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो मतलब फर्म्स का प्रॉफिट भी कम हो गया। प्रॉफिट कम होने से क्या हुआ? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो शुम्पीटर का यही खत्म हो जाता है, अब दूसरा स्टार्ट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे फर्म का कम हो गया। नाउ डेटर्स नीड टू पे। अब जिसने इनोवेट करने के लिए पैसे उठाए थे बैंक से, अब उसको रीपे करने का टाइम होता है। लेकिन प्रॉफिट इतना लो हो गया, फर्म्स इतनी एंटर हो गई, प्राइस इतने रिड्यूस हो गए कि लो प्रॉफिट की वजह से दे आर नॉट एबल टू रीपे। अब वो रीपे नहीं कर पाएंगे तो मतलब, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके इंक्रीज हो गए। ठीक है। अब ऐसा मैं अभी एक मार्केट में बोल रही हूँ, अब देयर हैज बीन इनोवेशन इन रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू। जरूरी थोड़ी अब सिर्फ एयरपोर्ट वाला ही इनोवेशन हुआ है, इतनी सारी मार्केट्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो और प्रोडक्ट्स में भी तो यही सिचुएशन हुई होगी कि बैंक ने बहुत ज्यादा लोन दिए क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन हो रही थी। तो उस टाइम पे मनी का फ्लो बहुत बढ़ गया, नए नए प्रोडक्ट से मार्केट फ्लड हो गई, ओल्ड गुड्स को हमने रिप्लेस कर दिया, नए नए प्रोडक्ट्स आ गए और इतने ज्यादा आए कि उनका प्राइस भी कम हो गया। ये चीज आप लिंक कर पा रहे हो ना, कि अभी हम एक मार्केट की बात कर रहे थे, मान लो एयरपोर्ट्स की, लेकिन और भी तो है। जैसे कलर टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट हट गया, बहुत पुरानी चीज है लेकिन वो भी एक इनोवेशन ही हुआ था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो फ्लड हो जाती है मनी, बहुत ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब और कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो प्राइस उसका कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट जो है इनोवेटर्स का कम हो गया, क्योंकि प्राइस कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गया। अब इनोवेटर्स को पे करना है लोन, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, लो प्रॉफिट, तो हम आ गए डिप्रेशन में। एक फॉर्म था तो हम कह सकते हैं कि एक ही मार्केट की बात करें तो हम कहते हैं रिसेशन आ गया, चलो एक मार्केट डाउन गई। लेकिन अगर सारी मार्केट्स में एक टाइम पे स्लो डाउन आ जाए तो वो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन इज वर्स देन रिसेशन। सो इन्होंने यही कहा कि बैंकरप्ट होने लग जाएंगे अगर सारी मार्केट्स में एक टाइम पे डिप्रेशन आ गया, मतलब सारी मार्केट्स एक टाइम पे बोल गई कि हम लोन नहीं रीपे कर पाते, नहीं रीपे कर पाएंगे, तो बैंक इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या करेगी? वो ना बेच सकती है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल स्लो होती है, कोई भी उसको खरीद नहीं सकता। कोलेट्रल जैसे बैंक्स रखती हैं, लेकिन जब प्राइस लो होंगे तो वो क्यों बेचेगी? ना कोई खरीदने वाला मिलेगा, ना वो बेच सकते हैं लो प्राइस में। सो इसलिए जब इकोनॉमी ऐसे पहुंच जाती है तो वो डिप्रेशन में आ जाए। अब आप देख रहे हो स्टार्टिंग में हमने इनोवेशन से इकोनॉमी बूम पे जा रही थी, फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आए तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई, फिर रिसेशन आया, हाँ भाई स्लो डाउन हो गई, फिर जब सारी प्रोडक्ट्स का हमने देखा, पूरी इकोनॉमी में देखा, तो और बुरा हाल हो गया, तो हम रिसेशन की तरफ, सॉरी डिप्रेशन की तरफ चले। सो कहाँ पे एक इनोवेशन इकोनॉमी को बढ़ाने वाला था वो डिस्ट्रक्ट करने लग गया अब इकोनॉमी। इसीलिए कहा है वेव ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि आप क्रिएशन करोगे देन उसके बाद आप डिस्ट्रक्शन भी करोगे इकोनॉमी को। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ड्यूरिंग द डिप्रेशन में भी कुछ इनोवेटिव माइंड्स अभी भी नए नए सर्च करते रहते हैं कि प्रॉफिटेबल इनोवेशन करें, एट द सेम टाइम कुछ फर्म शट डाउन कर देगी। तो ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी, इसलिए बिजनेस साइकिल। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम पे नहीं कर पाए, बैंक्रप्सी होगी, डिप्रेशन हो गया तो मार्केट यहीं पे खत्म हो गई। उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने इनोवेशन की बात करेंगे, नया नया इनोवेशन करेंगे, क्योंकि इनोवेशन एक ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये वाले, मान लो एक मार्केट क्लोज हुई तो दूसरी नई इनोवेशन आएगी, तो वो मार्केट को फिर लेके जाएगी, फिर वही कॉम्पिटिटर्स आएंगे, स्वैम लाइक क्लस्टर होगा, फिर
रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा, वो कुछ मार्केट्स बंद हो जाएगी, देन फिर नया कोई इनोवेशन आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए ये बिजनेस साइकिल है जो कि चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, नेवर एंड। So this is the whole process of Schumpeter theory of creative destruction या theory of innovation. जितना सिंपलेस्ट हो सकता था मैंने ट्राई किया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। नाउ दिस इज द बोनस थिंग आई कैन से कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। डोंट इग्नोर दैट स्लाइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो ये हमने नहीं देखा है या नहीं सुना है, ये फालतू की स्लाइड है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम में वो चीज आ चुकी है और आने का बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस। सो यस, तो अब आ जाती है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के टाइप्स, सबसे पहले आती है हमारी सीजनल साइकिल। हर साल सीजन आते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, आप कह सकते हो सीजनल साइकिल होती है एक साल की। सेकेंड वन इज किचन साइकिल। अब मैं अगर आपको मैं बताऊं कि मैंने कैसे मेमोराइज किया था, तो आप वो भी कर सकते हो, या अपना कोई लिंक कर लो कि जिससे मुझे याद रहे कितने साल के लिए कौन सी साइकिल है। किचन साइकिल तो मैंने जस्ट, ये नहीं होता कि याद करने के लिए आपको कोई लॉजिक चाहिए, तो मैंने क्या था, किचन जैसे मैं लड़की हूं तो कितना कि हम पूरी उम्र थोड़ी रसोई में रहेंगे, 2-3 साल तक स्पेंड कर सकते हैं। तो किचन साइकिल इज कवरिंग अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, तो आपको ये हेल्प करे, ठीक है, नहीं तो आप कुछ अपना लॉजिक लगा के अपना कुछ करके बस उसको याद करना है। आपका मेन मोटिव है याद करने का, कैसे भी करो वो आपके ऊपर है। द थर्ड वन इज जगलर साइकिल। जगलर इज रिजेंबल्स जंगल। सो मैंने उससे ये कर लिया था कि जंगल से रिलेटेड है कि हाँ भाई चलो ठीक है, 10 years तक कवर कर सकते हैं या जो भी है, तो कवरिंग अ पीरियड ऑफ 10 years। फिर आता है आपका कुजनेट साइकिल। कुजनेट जैसे हमने कर्व भी पढ़ा है, तो ये एक ऐसा है जो कि है कवरिंग अ पीरियड ऑफ 15 to 20 years का। सीजनल 1 साल के लिए, किचन साइकिल 3 years के लिए, जगलर या जंगल से रिलेटेड जो है वो 10 years, और कुजनेट थोड़ा सा उससे ज्यादा 15 to 20 years। एंड द लास्ट वन इज कॉन्ड्राटिव साइकिल कवरिंग अ पीरियड ऑफ 48 to 60 years। यानी कि वो ईयर्स दे रखे हैं जिस में एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक्सपेंशन से हम दोबारा रिकवरी पे आ जाते हैं। यानी कि वो पूरी साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में अगर 1 साल लगता है तो हम कहेंगे वो सीजनल साइकिल। अगर पूरा साइकिल एक कंप्लीट होने में 3 साल लग रहे हैं तो हम कहेंगे वो किचन साइकिल है। अगर 10 साल में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो हम कहेंगे जगलर साइकिल है। अगर 15 से 20 साल लग रहे हैं तो हम कहेंगे कुजनेट है। और अगर 48 to 60 years यानी कि बहुत सारे डेकेड लग रहे हैं तो हम कहेंगे कॉन्ड्राटिव साइकिल। जैसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वो 1787 से 1848 तक हुआ। बॉर्जुइज कॉन्ड्राटिव हुआ 1843 से 89, जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग बॉर्जुइज और पोर्तुगीज थे, तो उससे तो आपको ये बस याद रखनी है कौन सी साइकिल कितने ईयर में और उनका नाम क्या क्या है। आपको जैसे अच्छा लगे आप ये नाम याद करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डोंट इग्नोर, प्लीज डोंट इग्नोर। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये साइकिल्स पता होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकते। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन। I hope you like this video. If you have any question, please use comment section, and thank you. Have a great day. Bye bye.